आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आपकी वाबस्तगी है। बीइंग अ कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखती हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमात, कैसे जाना हुआ वहाँ? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात है पाकिस्तान की, रियासती जमात जिसको कहा जाता है, और हमारी जो तहरीक थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो का क़याम भी पाकिस्तान में भी देर से आया था, और उसके कुछ अरसे के बाद ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बात ये है कि जब मैं जिस टाइम में बड़ी हो रही थी, और जब मैं बहुत सारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को अपनी आँखों से देख रही थी, तो मेरा ख़्याल है कि बेनज़ीर भुट्टो वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी बीइंग अ वुमन। और मैं इंग्लैंड में थी जब वो वहाँ पर आया करती थी। मसाके जमहूरियत का एक दौरा चल रहा था, और मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे यूरोपियन फ्रेंड्स थे, ब्रिटिश थे, जो कि बेनज़ीर साहिबा की एक झलक देखने के लिए बेचैन रहते थे। एजवेयर रोड पर उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी, एक घंटे कतारें लग जाया करती थी। तो अनफॉर्चुनेटली बेनज़ीर साहिबा से मुलाकात का मौका तो नहीं मिल सका, पर हर राइटिंग्स एंड हर एड्रेस, मतलब उनका जो स्टाइल था एड्रेस करने का लोगों को, दैट रियली इंस्पायर्ड मी। बेनज़ीर भुट्टो जैसा कोई और लीडर आज पार्टी के अंदर मौजूद है? नहीं, बेनज़ीर एक ही थी, एंड शी वाज द वन। एंड हमारा सिर्फ ये कौम का एक लॉस नहीं, ये एक ह्यूमैनिटी का लॉस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो ना सिर्फ वफाक के अंदर बल्कि 4 प्रोविंसेस के अंदर, एक स्टेट के अंदर भी हुकूमत करी थी, कि आज वो पीपल्स पार्टी एक सूबे की हद तक बाउंड होकर रह चुकी है। क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? वजूहात, एक तो बेनज़ीर का जाना, बेनज़ीर भुट्टो मरहूम का जाना एक इतना बड़ा सानिया था जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जिस तरह से उनके वालिद साहब एकदम से उनका एक ट्रायल किया गया पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए, भुट्टो साहब को फांसी लगा दिया गया, और ये सोचा गया कि अब उनके बच्चों को भी हम अज़ियत देंगे और फिर उसके बाद ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। नहीं, पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है। मेरे सामने एक सूबे की हद तक रह चुकी है। नहीं, हमेशा रूज और जवाल आते हैं, ठीक है। अभी मैं आई एम टू पॉजिटिव, उस पार्टी बिल्कुल रिवाइव होगी, बिल्कुल रिवाइव होगी। और यही बात है, थ्रू जनरेशन, जैसे भुट्टो साहब की शहादत हो गई तो लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ। बेनज़ीर साहिबा की शहादत होगी तो लोगों ने कहा कि पार्टी ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी हम आई सी फ्यूचर लीडर मिस्टर बिलावल भुट्टो एंड बख्तावर साहिबा हैं, आसिफा हैं, और ये वो लोग हैं जिनके साथ सियासत क्यों रह चुकी है। देखिए, आप भी अगर कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो और पार्टी में कोई और नहीं है बंदा, बिल्कुल हो सकते हैं, पर आप ये लोग काफ़ी मुझसे सवाल करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ होती है। अब देखिए, मैं एक सहाफ़ी की बेटी थी, मेरा बाप जो था एक पायनियर था जिसने इंट्रोडक्शन करवाया था NGO सेक्टर को, पहली NGO बना के आज़ाद कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो जेनेटिकली जब आप अपने घर से कुछ सीख रहे होते हैं ना, तो वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज़ ज़रूर आती है। इसीलिए सियासतदान को लोग बड़े आराम से ब्लेम कर देते हैं कि सियासतदान का बेटा हमेशा सियासतदान क्यों होता है, क्योंकि वो अपने घर में अपनी अपब्रिंगिंग से बहुत कुछ सीख रहा होता है। सहाफ़ी का बच्चा सहाफ़त में क्यों जाता है, क्योंकि वो अपने घर से पहला सबक सीख रहा होता है, अपने बाप को इंस्पिरेशन रखता है, अपनी माँ को इंस्पिरेशन रखता है, वो उनके रोल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैं इस चीज़ को भी करूँगी कि हाँ, जेनेटिकली हम लोगों में कुछ लोगों में बड़ी स्ट्रॉन्ग ये करैक्टर में क्वालिटीज़ होती हैं जो कि निखर के आती हैं। अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की भी बात करें तो उनको हमदर्दी है, और आपको अपने घर से, अपनी पार्टी से जितनी हमदर्दी होगी, मेरा नहीं ख्याल है कि आई हैव नॉट सीन एनीबडी until today कि जिसको आप अपनी पार्टी और अपनी जो एक लेगेसी थी उसको कंटिन्यू रखने के लिए कोई दूसरा आपके लिए वो स्ट्रगल नहीं करेगा जो आप खुद कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की डेमोक्रेसी, जो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर में काम करिए, किस हद तक इनके काम से आप सेटिस्फाई हैं? जी, अगर आप देखें तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, क्योंकि पहले तो जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। 3 मेडिकल कॉलेजेस आपको इस दौरे हुकूमत में मिला। लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दी और ये हुआ वो हुआ, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है ऑल ओवर आज़ाद कश्मीर में। 3 मेडिकल कॉलेजेस का इनेकाद किया गया, बड़ी बहुत कामयाबी थी। उसके अलावा जो हमारे स्कूल्स थे, क्योंकि हमारे 2005 के बाद, ज़लज़ले के बाद हम काफ़ी जो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 1% भी नहीं रह गया था। अगर आप देखा जाए उसको आप साल में और 2 साल में नहीं कर सकते, रिकवर कर सकते। इट टेक्स ओवर द ईयर्स, ठीक है। आप अभी तो सिर्फ हमने 10वीं बरसी अभी कोई 2 महीने पहले की है अपने ज़लज़ले की, तो वही बात है कि अभी इट विल टेक
टाइम और जिस तरह के मसले मसाइल हमारी सोसाइटी में चलते रहते हैं, सिर्फ ये हुकूमतों पे हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। हर बंदे को अपनी एक इनफरादी जो ज़िम्मेदारी है माशरे में वो लेने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, जो कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की बड़ी कमी है, क्योंकि लोगों को अपने मसले मसाइल से आगाह नहीं है, राइट से आगाह नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल्फ सेंटर्ड होके रह गए हैं। तो ये जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है ना, इससे ये कौमों को जो है ना तबाह कर देता है। बजाय ये कि हम उसको तरक्की की राह पे चलाने के लिए गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, अपने इदारों के साथ कोऑपरेट करें। जब तक ये नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल है कि आप जो है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहें। कुछ अर्से बाद इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या समझते हैं कौन सी पार्टी मैदान मारेगी? इट्स टू सून टू से, बट अभी ये आपके क्या एनालिसिस है? आप देखिए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, हम तो अपनी पार्टी के लिए दुआ करेंगे। नहीं, एक आध सीट नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह हम सीट लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपका कोई इरादा इलेक्शंस लड़ने का? अभी फ़िलहाल नहीं, मैं आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अच्छा, आपकी सोशल लाइफ के सोशल जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आते हैं। आज जो हमने स्कूल्स के विज़िट किए, क्या मकसद था इसके पीछे? स्कूल्स के जो आज एक तो शॉर्ट टाइम था, ऑलरेडी मेरी कमिटमेंट्स थी कुछ स्कूल्स के साथ। वो यही था कि लास्ट ईयर जब मैं 1-2 साल पहले आई और मैंने अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोरम फॉर कश्मीर के नाम से स्टार्ट की, तो मेरा काफ़ी इंटरेक्शन जो था वो यहाँ की लोकल कम्युनिटी से भी हुआ, स्कूल टीचर्स के साथ भी हुआ। सरकारी स्कूल के टीचर्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करती रहती थी। जैसे 14 अगस्त हो गया, 6 सितंबर हो गया, कश्मीर डे हो गया, इसके ऊपर हम ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स और टैबलो कॉम्पिटिशन्स वगैरह करा देते थे। तो उसी दौरान मुझे मौका मिला कि मैं उस्ताज़ा और बच्चों से बातचीत करूं, तो मुझे बड़ा एक धचका लगा ये रियलिटी जान के कि 2005 के बाद जो है, बजाय ये कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते और जहाँ पे हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स बनी है, पर उनको आबाद नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ने ना क्लास सिस्टम यहाँ पे बना लिया है। निजी इदारे इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि सरकारी स्कूल में ना तो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, और इतने गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं जो बिल्कुल 30 से 40 रुपये भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो गर्ल्स को ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हो गए इस स्कूल से। तो उसके लिए हमने ये किया कि टीचर्स से जब बात की तो ज़ाहिर है पता चला कि ख़ुद ही मैंने अपना एक सर्वे किया, जिसमें मुझे ये पता चला कि पूरे एक साल में 3000 रुपये में एक बच्चा जो है वो स्पॉन्सर होता है। उसमें उसकी यूनिफॉर्म, उसकी किताबें और उसकी पूरे साल की फ़ीस होती है, जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लोगों ओवर द ईयर्स हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक घर में 8-8, 10-10 लोग हैं, मेहनत मजदूरी करता है, एक बाप कमाने वाला होता है और 8-10। ये 1947 के बाद 1960s और 70s तक तो चलो ये ठीक हो सकती थी कि एक घर में एक कमाने वाला, और उस वक्त आबादी भी कम थी। मगर अब आज हम पूरे पाकिस्तान की आबादी को देखें तो 20 करोड़ होने जा रही है। हमारे पास वसाइल बहुत कम है। तो वहाँ से ये आइडिया आया कि हम जो अपना ज़कात देते हैं, हमें पता भी नहीं होती है कि चलो हमने किसी को दे दी, घर बना दिया ये वो। तो मैंने और मेरी बहनों ने ये डिसाइड किया कि इस साल की जो ज़कात है वो हम बच्चों की यूनिफॉर्म्स, किताबें और स्कूल फ़ी देंगे। तो उसमें मेरे दोस्तों का भी बहुत कोऑपरेशन रहा। हमने मिल के मैंने ख़ुद ही सर्वे करना शुरू किया कि कौन से नीडी एरियाज़ ज़्यादा हैं, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो था वो नज़र आया मुज़फ़्फ़राबाद शहर से निकली तो हटिया की तरफ गई, तो वहाँ पे लगा कि यहाँ ज़्यादा गुरबत है। फिर वहाँ से निकली तो नीलम वैली की कुछ स्कूल्स में गई, 3-3 घंटे भी हाइक की, 10-10 घंटे की ड्राइव भी थी, बारिशें भी थीं। पर वही बात है कि वो जज्बा जो था वो मेरे अंदर कि मैंने देखना है अपनी आंखों से कि आखिर लोग कैसे रहते हैं। दो निहाल से ऊपर सुबाई एक गांव है, 3 घंटे मुझे लगे थे, क्योंकि उस दिन शदीद बारिश थी। जब मैं अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुँची स्कूल में तो ऑलरेडी बच्चे इंतज़ार कर रहे। क्या काम करिए हुकूमत अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनके पास वसाइल नहीं है काम करने के, या इकनॉमिकली हमारा मुल्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी स्टेट उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसकी क्या हो सकता है, हल क्या है इस चीज़ का? ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। ऑनेस्ट होना अपने आप से ज़रूरी है, अपनी इस जगह से होना ज़रूरी है। अगर जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि इस जगह की कदर कीमत क्या है, हर इंसान अमेरिका और यूके नहीं जा सकता, क्योंकि आप पहले ही पूरी दुनिया में क्राइसिस शुरू हो चुके हैं। आप अगर ये समझ लें कि ये आपका घर है और आपने इसी को साफ़ सुथरा करके और मिलजुल के रहना है, तो वो उस दिन हम सब की ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। भाई, आपकी जो NGOs है जिसके लिए आज हम स्कूल्स का भी हमने विज़िट किया, आम तालीम के नाम से, क्या उसके कोई डोनर्स भी हैं जो आपको डोनेशन देते हैं,
काम करने के लिए? नहीं, हमारे कोई डोनर्स नहीं हैं। मैं आई बिलीव इन वन थिंग कि हम लोग खुद जो है ना सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं, हम अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं। हमें किसी बाहर की एजेंसी की, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस की, किसी की ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बंदा अगर अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त बाकी ऐसे हजरात के लिए भी निकाल ले जिनको जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, दूसरी छोटी एक्टिविटीज़ में शामिल करने के लिए, और जितना आप कमाते हैं, मैं आई बिलीव इन वन थिंग कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं उसमें से 10 रुपये किसी और के होते हैं। तो इसीलिए हमारे जो आप जैसी सोच है मुआशरे में सब लोगों की बहुत कम लोग हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं लोगों को अब मैं अपनी बहुत सी बातें किसी से डिस्कस भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे लोगों में हसासियत बहुत कम नज़र आती है, और एहसास और हमदर्दी जब तक आप में ना हो तो आप मेरा नहीं ख्याल के काम कर सकते हैं। एंड यू कांट मेक अ डिफरेंस टू सोसाइटी अनटिल एंड अनलेस यू फील इट फ्रॉम हियर इन हियर। अपने काम से कितना मुतमईन है कि अच्छा काम कर रही हूँ, हाँ ठीक है, जैसा हो रहा अच्छा हो रहा है? हाँ, मैं किस हद ये तक सोचती हूँ कि मुतमईन है? मेरा जो रोल है सोसाइटी में, मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कोई पूरी ज़िंदगी कुछ भी फ़ानी तो सब लाफानी है इस दुनिया में। हमने अपना, वाकई शेक्सपियर में बड़ा अच्छा कहा था कि हम हर बंदे ने अपना एक किरदार स्टेज के ऊपर अदा करना और फिर चले जाना है। तो आई नो अबाउट माई सेल्फ रादर देन क्रिटिसाइजिंग समबडी एल्स कि वो ये नहीं है, फलाना नहीं है। बस अपना एक रोल अदा कीजिए। शायरी भी है, दरिया को अपनी मौजों की तोयानी से काम है, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान है। बिल्कुल, आप अपना काम करें। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। यूएन में क्या डेजिग्नेशन है आपका, यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहिदा में, और उस पे किस तरह से काम करें? एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ मुझे काम करने का कुछ मौका मिला। फिर उसके बाद मैंने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। साल में 3 सेशंस होते हैं। 2012 और 13 में मैं वो सेशंस वहाँ पे अटेंड किए। उसमें यही थी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हमारे कश्मीर में होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती थी, और इसी तरह से। कितनी जगहों पर, कितनी ममालिक में आपको जाके आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करने का मौका मिला? आज़ाद कश्मीर की जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो मैंने 2 से 3 ममालिक में की है, जिसमें आज़रबाईजान की जो मलिका आलिया हैं वहाँ पर मेहरबान हैदर अलवी, उनकी इनविटेशन पे हम लोग वहाँ पे नेशनल डे था उनका, एक डेलीगेशन के साथ मुझे उसकी सरपरस्ती करने का मौका मिला था, जिसमें मैंने उनको एक किताब पेश की थी जो कि हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर थी, पाकिस्तान की रिलेशनशिप आज़रबाईजान के साथ। और इट वाज वेरी वार्म वेलकमिंग, हमारा एक इस्तकबाल था बीइंग अ पाकिस्तानी। जी बिल्कुल। डेलीगेशन की सूरत में आप वहाँ पर आई वाज हेडिंग दैट डेलीगेशन। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे जी। मकबूजा कश्मीर भी आपका जाना हुआ, वहाँ के लोगों से मिलकर, वहाँ के लोगों से गुफ्तगू करके, बातचीत कर क्या जायज़ा लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ कितनी वाबस्तगी रखते हैं या पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वही बात है कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, वैसे तो हम दोनों जो कहते थे वो काफ़ी अरसे तक जुदा रहे, वहाँ के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते थे, यहाँ से लोग वहाँ नहीं जा सकते थे, तो हमें फैक्ट्स का बड़ी मुश्किल से पता चलता था कि एक्चुअली व्हाट इज़ बीन हैपनिंग देयर। यहाँ पे तो हम हमेशा से आज़ाद रहे, शुक्र है कि कभी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का कोई केस नहीं हुआ। वहाँ पे जो 90s के अंदर मास रेप इश्यूज़ हुए, हाफ विडोज हाफ वाइफ्स के केसेस हुए, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जो थी वो जानों की कुर्बानियाँ दी। तो ये जो सारा सिलसिला चलता रहा एक कश्मीर रेवोल्यूशन के साथ, तो अभी जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक .com जनरेशन हैं और वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, तो अभी कुछ लोगों ने पिछले अरसे में एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उस पार के, तो एक रिपोर्ट पब्लिश की जिस रिपोर्ट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस। इट्स 800 पेजेस की एक रिपोर्ट है, और जिसमें इन सारे इश्यूज़ को जो है वो कंपाइल कर दिया गया है। अभी 25 साल हो जाएंगे, 25वीं एनिवर्सरी है कुनान पोस्टपुरा इंसिडेंट की, दैट हैपेंड ऑन 23 फरवरी 1991। तो उस वक्त भी जो एक ख़वातीन की जो आबरूरेज़ी का सिलसिला चला भारतीय फ़ौज की तरफ से, तो वो कभी कोई सामने नहीं आया, कभी उसको बयान नहीं किया गया। अभी उसके ऊपर जो रिपोर्ट थी, हमारी कुछ बहनें हैं श्रीनगर में जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के
और सारी उस रिपोर्ट को कंपाइल किया, और उस केस की जब भी पटिशन्स चलती थी तो वो बाकायदा वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करती थी। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हमने इग्नोर तो नहीं की। ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हमेशा से कश्मीर के ऊपर स्टांस रहा है, मगर बात यही है कि जब तक ये स्ट्रगल जो है वो आपके घर से आप शुरू नहीं होगी, आपको इस बात की एहसास और हमदर्दी नहीं होगी कि उस पार के जो लोग हैं वो रोज़ रोज़ इस ग़ुलामी की चक्की में पिसते जा रहे हैं। भारत कितने सालों से एक तसल्लुत कायम रखे हुए हैं। तो जाहिर है लोगों की पाकिस्तान के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी है, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में जब जब भारत ने उनके ऊपर जुल्म किए तो पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी हुई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी रही, और हमेशा हम लोगों ने जो था वो इन चीज़ों, इन सब केसेस को ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल एरेना में भी हाईलाइट किया। मसला कश्मीर का हल जंग है या मुज़ाकरात है? नहीं, मुज़ाकरात। अब ये वो दौर नहीं है कि जब हम जंगों से अपनी बात मनवाएंगे, और वो तो एक कैटास्ट्रॉफिक डिज़ास्टर तो कभी भी नहीं। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर यही होगी कि मुज़ाकरात, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत को हमेशा सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जो है लाखों करोड़ों लोगों की जान की बात है, जिनके ऊपर 7 लाख फौज जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। Exactly. हर दरवाज़े के बाहर अगर आप देखें तो एक फ़ौजी खड़ा है, जहाँ पे लोगों को आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी इज़हार ख़याल, आज़ादी इज़हार ऐवान की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फलें फूलेंगे लोग। रोज़ रोज़ जो है वो तसल्लुत में जब आप पिसते जाते हैं तो ज़ाहिर है आपको बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। और अब ये 21st सेंचुरी है, मेरे ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि जब दुनिया में पीस की बात करने वाले तो अब बहुत लोग हैं ना, हर वक्त अमन का पैगाम तो बहुत लोग देते हैं, मगर अगर आपने अमन का पैगाम देना है तो वो आप कश्मीर से शुरू करें। आप पैलेस्टाइन को देखें। एक NGO जिसकी आप रीजनल ऑर्गेनाइज़र भी हैं, कश्मीर यूथ फोरम, क्या काम है इस NGO का और किस हद तक वो काम आप निभा रही हैं? यूथ फोरम फॉर कश्मीर एक आइडिया था, क्योंकि जब मैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उसके बाद से ही जब मैं वापस आई पाकिस्तान तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि आखिर हमारे नौजवानों को जो है वो आगाही क्यों नहीं है अपनी स्टेट के बारे में, मकबूजा कश्मीर की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बारे में। और आखिर ये एक हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट तो थी, मगर कंट्रोवर्सी क्यों बनती जा रही है। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूथ फोरम फॉर कश्मीर। जब मैं शुरू में यहाँ पर आई तो फिर मुझे ऐसे लगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं हैं। जब तक कि आप वही बात है कि हेल्दी माइंड्स हेल्दी सोसाइटी वाली बात है। तो हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया मुख्तलिफ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में, उनको मौका दिया कि आप स्टेज पर आएँ, अपने आप परफॉर्म करें, वट एवर यू थिंक अबाउट योर state, whatever the feelings you have for the people of that part. तो ऐसे ही काम शुरू हुआ, और recently I have come to the conclusion कि हम जब तक अपनी नौजवानों को इस चीज़ में शामिल नहीं करेंगे, उनकी जो सोच है उनको बजाय ये कि आप जो है वो उलझा दें इस चीज़ में कि पढ़ाई के बाद एक नौकरी करनी होती है, हर बंदे को सरकारी नौकरी चाहिए। वाई नॉट आप हुनर की तरफ जाएं, आपकी करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत एक स्टेट दी है, रिसोर्सेज से माला माल हैं। तो हमें बजाय ये कि चंद एक चीज़ों में अपने आप को महदूद करके हम अपने ज़हनी पसमानदगी में रोज़ रोज़ पिसते जाएं, अपनी सोच को बड़ा करें। तो अभी हमने पैनल फॉर पीस के नाम से एक पब्लिकेशंस भी स्टार्ट की है, जो एवरी मंथ इट कम्स। और हमारा लास्ट मंथ प्रोग्राम था मीरपुर में, मस्ट यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स आया हमें वहाँ से। और जो पैनल फॉर पीस का हमने पब्लिकेशन स्टार्ट की थी, सो लोगों का एक इंटरेस्ट आपको देखने में नज़र आता है। अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ होगी जो रिटन होगी और दैट हैज़ अ पॉजिटिव मैसेज ऑन एंड इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, तो डेफिनेटली वो एक असर तो रखती है। ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार वाक़या जो हमसे शेयर करना चाहें, जिसे शायद आज तक ना भुला पाएंगे?
जी बिल्कुल, काम के हवाले से अगर बात करें तो मैंने जब अपनी ये आम तालीम के नाम से ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि वो मेरे जहन में नहीं था कि मैं बाकायदा उसको ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगी, तो जैसे हम चल पड़े थे कि हमने कुछ स्कूल के बच्चों की, कुछ गरीब लोगों की मदद करनी है और इनकरेज करना है, काउंसलिंग करनी है सोसाइटी में उन लोगों की जो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से 6 घंटे की ड्राइव थी और 3 घंटे की हाइक थी। जब मैं उस गांव में पहुंची तो मैं कभी नहीं भूल सकती कि वहाँ पे जो बच्चे थे उनके लिए मैं यहाँ से निकलते हुए, क्योंकि जब हम छोटे थे तो कलर पेंसिल्स हमें बड़ी अट्रैक्ट करती थी, अच्छे अच्छे शार्पनर्स, पेंसिल्स और रबर्स, तो मैं बच्चों के लिए ले गई। तो मुझे बड़ा ज़िंदगी की जब ये मैंने हकीकत देखी कि उन बच्चों ने कभी तक ज़िंदगी में कलर पेंसिल्स को कभी टच भी नहीं किया था, तो उसके बाद से मुझे ऐसे लगा कि हम एक बड़ी झूठी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आज भी दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिनमें बच्चों को कलर पेंसिल्स का पता नहीं है, उन्होंने टच नहीं किया है, रंगों से तो आपकी शख्सियत में खूबसूरती आती है। आखिर ये कौन सी दुनिया है कि जहाँ पे हमारे बच्चों को वो फैसिलिटीज़ नहीं है। और ये इस एहसास के साथ से ही मैंने अपनी ज़िंदगी का ये एम बना लिया था कि मैं ज़िंदगी में चाहे जो भी काम कर रही होंगी, पर साथ साथ मैं काउंसलिंग भी करती रहूँगी, लोगों की मदद भी करती रहूँगी कि अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक जो पढ़ी लिखी औरत होती है वो एक नस्ल को परवान चढ़ाती है। तो जब वो औरत पढ़ी लिखी नहीं होगी, पसमानदा जहन की होगी, तो एक नस्ल ख़राब हो जाएगी और हम हरगिज़ ये नहीं चाहते। ये नीलम वैली के अंदर भी आपने काफ़ी काम किया आम तालीम को लेकर, लीपा वैली के अंदर, और ये जो जेलम साइड का एरिया, ज़्यादा आपने गुर्बत या ज़्यादा मुतवासत तबका कहाँ पर देखा आपने, जो ज़्यादा इस चीज़ के मुस्तहिक थे कि उनके साथ इमदाद की जाए एजुकेशन को लेके या किसी और भी तरीके से? नीलम वैली ऑफ कोर्स, क्योंकि जब तक कि वहाँ पे शेलिंग और फायरिंग क्रॉस एलओसी होती रही, वहाँ पे लोग काफ़ी अरसे तक महसूर रहे उसी इलाके में। जब से ये ऐलान हुआ सीज़ फायर लाइन का, तो लोगों ने भी ज़ाहिर है अपने आप को इस काबिल समझा अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि एजुकेशन के लिहाज से तो वो लोग हमेशा से तालीम हासिल करने के लिए, चाहे वो स्कूल दूर दूर होते थे, जहाँ पे भी होते थे, पर पीपल आर वेरी ईगर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। पर वही बात है, रिसोर्सेज ना होने की वजह से, और जैसे जैसे पॉपुलेशन भी हमारी ज़्यादा होती जा रही है तो अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि नीलम वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी टूरिज़म को तो प्रमोट किया जा रहा है, पर वही बात है कि हम टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उस जगह को मत देखें, ठीक है, क्योंकि उस जगह की अपनी एक वैल्यू है, वहाँ के लोग बहुत वनरेबल हैं, वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आप दरख्त काट देंगे, पत्थर काट देंगे, इंसान तो दोबारा पैदा होते हैं, जब आप वहाँ की रिसोर्सेज का ख्याल नहीं रखेंगे वो कभी भी दोबारा नहीं आ सकेंगे। और एक लैंड की जो वैल्यू होती है वो होते ही उसके रिसोर्सेज हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ना सिर्फ ये कि हम लोग कुछ अरसे महीनों के लिए जब वहाँ रास्ता खुलता है तो हम बिज़नेस अपना एक्सपांड करने के लिए वहाँ पे लगा लेते हैं, गेस्ट हाउसेस बना लेते हैं, साथ साथ हमें उन लोगों की फ़लाह बहबूद, उनकी जो काउंसलिंग है और उनकी जितना भी हम उनकी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ हर साहिब ज़ौक़ इंसान मौसीकी से लगाव रखता है, आपको भी मौसीकी पसंद है? बिल्कुल जी, बिल्कुल पसंद है। किस तरह की? हर तरह की, जो जहन को वक्त के साथ या जो जिस तरह का मौका मुनासबत को देखते हो? मौका मुनासबत को, बस ये है कि वाकई जो लोग कहते थे कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। इट cheers you up when you're down, listen to nice voice, nice music, तो आपका जहन फ्रेश हो जाता है। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने आज का दिन हमें दिया, हम आपके बहुत मशहूर हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे नशिस्त रहेगी, आपसे हम बहुत सी चीज़ें जानेंगे भी आपकी एक्टिविटीज़ को लेकर। तो बहुत अच्छी नशिस्त रही हमारी आज की। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी मारिया इकबाल तराना। आपने बहुत सी चीज़ें, जो बातें आप इनके बारे में मालूम करना चाह रहे थे या जानना चाहते थे, वो आज के प्रोग्राम में आपने इनसे जानी। नए प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई जगह पर आपके साथ फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।